पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो भूकंप किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिस्मोग्राफ की मदद से मापा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायु की गति को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कहलाता है। तो वायु की गति को मापते हैं तो किस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है? तो किस उपकरण के माध्यम से मापा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर हाइड्रोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर एक हाइग्रोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ग्रो जो लिखा हुआ है ना, बी ऑप्शन हाइग्रोमीटर, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर साइक्रोमीटर होता तो भी यहाँ पर सही जवाब हो जाता, क्योंकि जो साइक्रोमीटर है वह हाइग्रोमीटर का ही एक एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोलोमीटर का उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। तो बोलोमीटर का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया होता, मान लीजिए कि यहाँ पर तापमान या फिर उसमें विकिरण लिखा हुआ होता, तो भी यहाँ पर सही जवाब हो जाता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन बी बैरोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पनडुब्बी में समुद्र तल से ऊपर किसी वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि पनडुब्बी जो कि पानी के अंदर चलता है, तो ऐसे में जो व्यक्ति पानी में डूबा हुआ होगा वह समुद्र से ऊपर कैसे देख पाएगा? तो एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिदर्शी या फिर पेरिस्कोप। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य को देखने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो सूर्य को खुली आंखों से तो देखा नहीं जा सकता है, तो ऐसे में एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हेलियोस्कोप। ऑप्शन सी हेलियोस्कोप बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खाली स्थान उपकरण का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा वोल्टमीटर, जिसका उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत धारा का पता लगाने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विद्युत धारा का पता लगाने वाला, यानी कि मान लीजिए कि कोई तार में करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं फ्लो कर रहा है, यानी कि उसमें करंट है या फिर नहीं है, तो यह कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस यंत्र का प्रयोग मोटर वाहन, यानी कि दो चक्का हो गया या फिर फोर व्हीलर हो गया या फिर कोई भी गाड़ी हो गया, उसकी गति यानी कि स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पीडोमीटर। तो यहाँ पर गति का मतलब स्पीड होता है और सीधा यहाँ पर आंसर आ जाएगा स्पीडोमीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पवन के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पवन की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर। ऑप्शन सी एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि समुद्री जहाज़ों में समय मापने के लिए उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति समुद्री जहाज़ में होगा तो वह सटीक समय को कैसे माप पाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा क्रोनोमीटर से माप सकता है। ऑप्शन बी क्रोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर सवाल को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा को मापा जाता है ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है कि कोई वायर में विद्युत धारा है या फिर नहीं। अगर मान लीजिए कोई वायर में विद्युत धारा है या फिर नहीं, इसका पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विद्युत धारा का जो मापक होता है वह यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि विद्युत धारा में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना यूनिट करंट फ्लो कर रहा है, ये पूछा गया है।
तो यहाँ पर विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एमीटर के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का इस्तेमाल किसको मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ओडोमीटर, जो कि अधिकतर गाड़ियों में होती है और गाड़ी में जो दूरी तय की जाती है उसको मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूरी। लेकिन यहाँ पर जो गति होता है, जो गाड़ियों की गति को जो मापता है, वो यहाँ पर स्पीडोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेकोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो टेकोमीटर का इस्तेमाल किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कोणीय वेग। कोणीय वेग का मतलब होता है कि बहुत स्टाफ होता है या फिर जो डेस्क होता है वह अधिकतर मशीनों में लगा होता है, वह कितना राउंड घूमता है उसको मापने के लिए यहाँ पर टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसको कि आलमगीर के नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को आलमगीर नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। इसके अलावा औरंगजेब को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि उन्हें विश्व विजेता भी कहा जाता है, विश्व विजेता भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो आपको इन नामों को याद रखना है कि उन्हें विश्व विजेता या फिर जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर का मतलब होता है जीवित संत। तो इन नामों से औरंगजेब को जाना जाता है। इसके अलावा औरंगजेब का पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम था शाहजहां। शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1526 ईस्वी में खाली स्थान ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो आप सभी को मालूम होगा कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, लेकिन किसके बीच हुआ था? तो यह इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच हुआ था। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहाँ पर बाबर की विजय हो जाती है, जिससे कि बाबर आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और मुगल वंश का नींव भी रखता है। मुगल वंश का नींव कब रखा गया था तो पूछा जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो अकबर का पिता का नाम क्या था? तो उसका पिता का नाम था हुमायूं। हुमायूं उसके पिता का नाम था। और हुमायूं और उसकी बीबी जब शेरशाह सूरी से बचकर भाग रहे होते हैं तो वह एक राजा के यहाँ आश्रय लेते हैं। तो उस राजा का नाम था वीरसाल, राजा वीरसाल, जो कि उनको आश्रय देते हैं। और जो राजा वीरसाल थे वह अमरकोट के राजा थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो कौन सा युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तुलगुमा नीति का प्रयोग किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सर थॉमस रो किस देश का राजा का राजदूत था? तो वह किस देश का राजा का राजदूत था? तो वह था इंग्लैंड का। ऑप्शन ए इंग्लैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, जहांगीर के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह कब तक रहा था? तो यह 1857 ईस्वी तक रहा था। और जब 1857 की क्रांति हो रही थी तब उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि बहादुर शाह जफर अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है, रंगून जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो आपको मालूम होगा कि अकबर ने गुजरात को जीत लिया था, तो इसी खुशी में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर या फिर जीवित संत के नाम से जाना जाता है। तो मैंने पहले बता दिया कि जो जिंदा पीर या फिर जीवित संत के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है, और औरंगजेब को इसके अलावा विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है। तो आपको मालूम होगा कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। लेकिन यहाँ पर दूसरा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था ये पूछा गया है। तो कौन करवाया था, तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आलम शाह ने करवाया था, सॉरी आजम शाह ने करवाया था। आजम शाह के द्वारा दूसरा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। लेकिन यहाँ पर उस ताजमहल का नाम पूछा गया है, आखिर उस ताजमहल को क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा उसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। और यहाँ पर बीबी का मकबरा किसका मकबरा था, तो यह औरंगजेब की बीबी का मकबरा था, औरंगजेब की बीबी का मकबरा था, तो आपको याद रखना है। और जो आजम शाह था वह औरंगजेब का ही बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज महल का असली नाम क्या था, और मुमताज महल कौन थी, तो यह शाहजहां की बेगम थी, यानी कि शाहजहां की पत्नी थी, और इसी की याद में ताजमहल बनवाया गया था। लेकिन मुमताज महल का वास्तविक नाम पूछा गया है। तो मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने किया था। तो किसके द्वारा दिन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था, ऑप्शन ए। इसके अलावा अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर को समाप्त कर दिया, आपको यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर ने किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तानसेन किसके दरबारी संगीतकार थे। तो किसके दरबारी संगीतकार थे तानसेन, तो इसका जवाब हो जाएगा वह अकबर के दरबारी संगीतकार थे, ऑप्शन सी। तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो तानसेन का वास्तविक नाम या फिर असली नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल बादशाह खालिस्तान के लिए बनवाया गया था। तो मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था या फिर किसके लिए बनवाया गया था, तो यह सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और शाहजहां ने अपने लिए बनवाया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आखिर मयूर सिंहासन में क्या खासियत थी, तो उसमें कोहिनूर हीरा लगा था, और जो कोहिनूर हीरा लगा था वह कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वह आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था। और कौन से खान से प्राप्त हुआ था, तो वह गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मुगल राजा ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। तो किस शासक के द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था, तो वह अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन सी। इसके अलावा सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण युग था। तो उस इतिहासकार का नाम था V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, इसके अलावा आपका ताजमहल का निर्माण करवाया। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि जो आगरा का लाल किला है, आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था, उसका निर्माण कौन करवाया था, तो उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर दिल्ली का लाल किला पूछा जाता है तो शाहजहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेकिन आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर ने बनवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेगम नूरजहां का पहला नाम क्या था, यानी कि बेगम नूरजहां का असली नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था। तो इसका जवाब हो जाएगा मेहरुन्निसा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा बेगम नूरजहां किसकी पत्नी थी, तो वह जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो हुमायूं नामा का लेखक कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, लेकिन जो अनुवाद किया गया उसका नाम क्या रखा गया, तो उसका जवाब हो जाएगा उसका नाम रखा गया रज्मनामा। ऑप्शन बी रज्मनामा। और रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों का किताब, युद्धों की किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अकबर के शासनकाल के दौरान जिन्होंने भू राजस्व सुधार किए तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था टोडरमल। ऑप्शन बी टोडरमल। और टोडरमल को राजा टोडरमल के नाम से भी जानते हैं, राजा टोडरमल के नाम से भी जानते हैं। और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए नेलपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उनके जीवन का अंत हो गया। तो किस शासक के बारे में लिखा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा हुमायूं के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन सी हुमायूं के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, तो सभी को मालूम होगा कि हुमायूं की मौत सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल के दौरान लिखी थी, तो यहाँ पर रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, लेकिन किसके शासनकाल में लिखा गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।